यूपी में पहुंचे हुए हैं। आपका क्या नाम बताया? मेरा नाम सोशल वर्कर शुभम शेठ गोलू है। मैं एक समाज सेवी भी हूँ। अच्छा। और बनारस शहर में रहने वाला हूँ। एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता हूँ। और आपने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बात किया, तो मैं राहुल जी को लगातार देख रहा हूँ कि गांधी परिवार में ऐसा कोई फर्स्ट व्यक्ति हुआ जो भारत के एक कोने से एक कोने तक और दूसरे कोने से तीसरे कोने तक जाने का संकल्पबद्ध उन्होंने किया। बहुत बड़ा अच्छा लगा कि आज के जनरेशन में एक ऐसे भी पॉलिटिशियन हैं एसी महलों से निकलकर लोगों के बीच में जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे लोगों से हम लोग जुड़ने की पूरी कोशिश करते हैं जो धरातल पे राजनीति कर रहा है, जो बेसिक मुद्दों को उठा रहा है। बाकी आप तो जान ही ना कि मुझे क्या लगता है बेसिक मुद्दे क्या समझ रहे हैं आप? क्या बेसिक मुद्दे मेरे तो यही हैं कि जैसे हम जैसे युवा हैं और अभी सेना भर्ती को लेकर जिस तरीके की कानून बनाएगी, मैं तो उससे सहमत नहीं हूँ। फिर भी सेना भर्ती एक ही मुद्दा है, बहुत सारी मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो। आज हॉस्पिटलों में ये स्थिति है कि स्टेट के अंतर्गत जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ के मंत्री मिनिस्टर बड़े बड़े दावे करते हैं। आप जाकर देख लो क्या स्थिति, समय पे इलाज नहीं है लोगों के पास, समय पे इलाज नहीं है लोगों के पास, लोग दम तोड़ रहे हैं। मैंने एक आरटीआई डाल रखा मांडली चिकित्सालय को लेकर। उस आरटीआई में मैंने देखा कि मांडली चिकित्सालय के द्वारा इतनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट बनाकर दी गई कि राज्य सरकार के द्वारा इतनी मशीनें लाई गई, लेकिन 2021 से लेकर अब तक कोई भी वैकेंसी नहीं शुरुआत की गई, ना कोई नई भर्ती की गई। मशीन सारे खराब पड़े और मध्यम वर्ग और रोता चला जा रहा है। तो एक तरफ समस्या है कि वैकेंसी है, जगह है गवर्नमेंट में, लेकिन लोगों की भर्ती नहीं हो रही है, और भर्ती ना होने की वजह से, स्टाफ ना होने की वजह से जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं उनकी सही से सेवा नहीं हो पाती है, नहीं हो पा रही है। और आप एक सबसे बड़ी चीज़ को समझिएगा मेरे हिसाब से, जो मैं देख रहा हूँ समाज में लगातार, कि आप एक मिडिल क्लास वाला जिसको टैक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, तो सब्जी बेचने वाला, ठेला पटरी वाला भी है ना, वो भी टैक्स दे रहा है। सुबह से सो के उठने के बाद रात में सोने तक इंसान टैक्स तो दे ही रहा है, लेकिन उस टैक्स के पैसे से आप कर क्या रहे हैं? बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़ी चुनाव रैलियाँ, और मौके पड़ने पे विधायक भी खरीद ले रहे हो। तो ये पैसा आप समाज के लिए लगाइए, समाज कल्याण के लिए लगाइए, कि इनके उत्थान को कैसे हम ले चले। लेकिन हम जैसे यूपी में देख रहे हैं, यूपी में तो कोई खरीद फरोख्त नहीं है। यूपी में तो लोगों ने बीजेपी को बहुमत दिया है। धार्मिक चीज़ों को लेकर आप बात कर रहे हैं, तो धार्मिक चीज़ों के आड़ में लोगों ने जिस तरीके की बातें की उसको, अब यही धर्म की बात आ रही है तो समाज में लोग ये भी देख रहे हैं कि आज धर्म की बात हुई और आज बेसिक मूलभूत सुविधाओं को लेकर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। तो कहीं ना कहीं ये भी तो है ना कि आप धर्म की बात की, आपको बधाई शुभकामनाएं कि आपने धर्म से, मंदिर से जुड़ी चीज़ों को बात किया, उसके लिए मैं आपको बधाई शुभकामनाएं। लेकिन उसके अलावा भी है, मेरी कल की डेट शादी होगी या मुझे कोई बड़ी बीमारी होगी तो सरकार की क्या पॉलिसी होगी, तो बेहतर योजना कैसे मिलेगा। आप 5 लाख रुपए का स्मार्ट कार्ड दे रहे हो आयुष्मान, अगर मुझे बीमारी 10 लाख की हो गई तब उस परिस्थिति में मैं क्या करूँगा? मकान बेचूँ? लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो हो सकता है वो कर रही है ना। देखिए, हम ये समझ रहे हैं कि अभी जिस तरह से आपने बताया कि उन्होंने मंदिर की बात की, मंदिर बनवाया और धर्म के नाम पे लोगों को इकट्ठा किया, तो आपका ये कहना है कि उस वजह से उनको बहुमत मिला यहाँ पे यूपी में? जी हाँ। सिर्फ लोग क्या धर्म को लेके ही उत्साहित हैं? धर्म के नाम पर, आप सुनिए, आप धर्म और भगवान के नाम पे लोग सड़क पे भीख भी मांगते फिर रहे हैं, तो आप कब तक भगवान को या धर्म को आड़ में लेकर चलोगे? आप एमएसपी पे बात कर लो, है ना, किसान की क्या स्थिति है आप वो देख लो। अभी रिसेंट वहाँ पे प्रोटेस्ट चल ही रहा है। फिर उसके बाद तमाम तरीके की जो समस्याएं उसके प्रति आप बात करना। तो मैं एक मिडिल क्लास से हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे बस इतना मालूम है कि मैं अगर सुबह सो के उठ रहा हूँ और रात में सो रहा हूँ, अगर टैक्स दे रहा हूँ तो मुझे गवर्नमेंट से वो पूरा लाभ चाहिए जो मेरा मूलभूत सुविधा है, जो कि मेरा अधिकार है, वो मुझे मिलना चाहिए। अभी जो युवा है यूपी का, देखो हम तो जैसे चल रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ, हमने मणिपुर में भी देखा, अरुणाचल में देखा, मेघालय में देखा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, असम के बेरोजगारी एक चरम सीमा पर है। लोग अच्छा एजुकेशन तो ले रहे हैं
लेकिन अच्छा नौकरी उनको नहीं मिल रहा है। तो यूपी में क्या हालत है? यूपी में कैसे हालत है? ये हालत है कि यूपी में जिस तरीके से अभी आपको बता रहे थे कि यूपी में हालत क्या है, पहली बात तो आप वैकेंसी को उठाकर देखिएगा कि पूर्व में 5 साल से लेकर अब तक कितनी वैकेंसी निकाली गई, कितनों को तो कोर्ट ले जाकर छोड़ दिया गया। अभी रिसेंट प्रोटेस्ट हुआ था ये डॉक्टरों की भर्ती को लेकर, वो तो ख़त्म ही नहीं हुआ, शायद अभी चल भी रहा है, जो भी हमें जानकारी है। तो ये सब चीज़ें हैं। आप बनारस शहर में घूमिए, कॉरिडोर से लेकर आप तमाम ऐसी जगह पे जाइए जहाँ धार्मिक, एक बनारस का एक पारंपरिक, जो कि आज लोग ये भी कहते हैं कि नहीं मोदी जी की बदौलत बनारस का पहचान है, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अच्छा, मैं ये मानता हूँ कि काशी किसी के पहचान की मोहताज नहीं थी। काशी पौराणिक मान्यताओं से और काशी की जो परंपरा रही, संस्कृति रहा, जिसको किताब में हम लोग पढ़े, उसके बेसिस पे आनंदवंद के नाम से जाना गया, फिर काशी का नाम बनारस पड़ा, फिर आनंदवंद पड़ा। उसके बाद आप जाकर देखिए कॉरिडोर के नाम पे कंक्रीट का जंगल आपको चारों तरफ नजर आएगा। सुविधाएं तो हैं, फैसिलिटी भी है, लेकिन शुल्क है। आपको दर्शन करना होगा तो शुल्क पे करना है। वीआईपी के लिए अलग पैसे बनाए गए, वहाँ शुल्क लिए जा रहे हैं। आरती देखना होगा तो आपको इतने रुपए पे करने होंगे। एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति अगर बाबा विश्वनाथ की आरती देखने की कोशिश करे, अगर वो सामान्य रूप से बहुत या आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो, वो तो नहीं देख पाएगा। तो धार्मिक चीज़ों पे भी आप कॉरिडोर के अंदर जाकर देखिए, आपको नज़र आएगा अच्छी अच्छी कंपनियां वहाँ पे आके दुकानदारी कर रही हैं। ठीक है, करना भी चाहिए, लेकिन समीकरण थोड़ा उल्टा हो गया।